हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एररलेस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन के भी जैसे हमने प्रीवियस यूनिट्स के टॉपिक पढ़े हैं, एक टॉपिक और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कौन सी बुक से, एररलेस बुक से, तो ऐसे ही हम इसको स्टडी करने वाले हैं। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और टॉपिक कौन सा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इजी सा टॉपिक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसको एक तरह से खुद को चैलेंज देके तब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो कि कम से कम हम इसमें 90 to 95% अगर स्कोर किया तो बहुत अच्छी जगह हमारा सिलेक्शन होगा, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा प्रैक्टिस करके दोबारा अच्छे से स्कोर कर लेंगे, सिलेक्शन तो होगा ही होगा एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में। तो बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिविटी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइडल वेव्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू। जो टाइडल वेव्स होती हैं वो प्राइमरली किसकी वजह से आती है। अब ये तो हमें पता है कि यहाँ पर फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, ये तो सिंपल है कि यहाँ पे फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। बट क्वेश्चन ये है कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस किस के बीच में लगेगा, क्या सी और अर्थ के बीच में लगेगा, या फिर अब जैसे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दे रखा है कि ये मून और किस किस के बीच में लगेगा। सबसे फर्स्ट है कि मून की वजह से होगा, जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा मून का, तो मून का और अर्थ का, मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वजह से टाइडल वेव्स आती हैं। अर्थ के साथ मतलब कि सी के साथ भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं सी और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सन और मून के साथ, सॉरी सन और सी के साथ। तो एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, और तीसरे ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है कि सी का मतलब यहाँ पे अर्थ से ही है, अर्थ और वीनस के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्थ ऑप्शन है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है उसकी वजह से, तो क्या ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से है। तो जो टाइडल वेव्स होती हैं, देखो जो वेव्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होगा, तो टाइडल वेव का एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की पावर 4 के। डिस्टेंस किस किस के बीच में, सी और जो भी प्लैनेट हम ले रहे हैं उसके बीच में। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसे सी और सन है, सी और सन के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो मतलब जो टाइडल वेव्स का एम्पलीट्यूड है बहुत ही लो होगा, बहुत ही लो एम्पलीट्यूड होगा। तो इसकी वजह से भी नहीं हो सकता, मून और सी की वजह से हो सकता है। मून बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो डिस्टेंस स्मॉल है, डिस्टेंस स्मॉल है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाई होगा, और उसकी वजह से टाइडल वेव्स आएंगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, जब हमने एक पॉइंट मास लिया जिसका मास कितना है, स्मॉल एम, स्मॉल एम का हमने एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया और जिसको हमने एक स्फेरिकल शेल ले ली। अब इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे स्फेरिकल शेल। जो स्फेरिकल शेल होती है, अब हमें बताना है कि जब हम उसकी, अगर उसकी रेडियस को हम आर मान रहे हैं तो हमें जो ये मास है ना वो कहाँ पे पुट करना है, इसकी रेडियस की हाफ डिस्टेंस पे। और अब हमें ये बताना है कि इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, इसके सरफेस पे होता, तो सरफेस पे तो हम कितना बोल देते, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और अगर ये हाफ डिस्टेंस पे रखा हुआ, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, r/2, तो हमारा ब्रेन एकदम से बोलेगा कि कितना आएगा, g/m, और r की जगह r/2 का स्क्वायर और 4g/m डिवाइड बाई r स्क्वायर, यही आएगा। बट जब हम स्फेरिकल शेल बोल रहे हैं तो स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, 0। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है वहाँ पे,
ज़ीरो होता है और इसी वजह से वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ही ज़ीरो हो गया, ई की वैल्यू ही ज़ीरो हो गई, तो वहाँ पे फोर्स भी कितना होगा, ज़ीरो, तो ना कि 4 Gmm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जब भी स्फेरिकल शेल के अंदर पूछा जाए तो अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने दिया है ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v। एक सैटेलाइट है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, v। मान लो वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर द सैटेलाइट विल। अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लो यहाँ पर हो गई अर्थ और ये जो सैटेलाइट है, इसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम बोल देते कि ग्रेविटेशनल फोर्स फिनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो सैटेलाइट का क्या होगा। अब जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के अंदर, वो किस वजह से रिवॉल्व कर रहा है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी खत्म, तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म तो जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करेगा नहीं, तो इसका मतलब वो जाएगा कहाँ पे। अगर एक टाइम पे वो यहाँ पे है तो ये टेंजेंशियली फ्लो करेगा उस तरफ, अगर यहाँ पे है तो टेंजेंशियली फ्लो करेगा इस तरफ, यहाँ पे है तो यहाँ पे फ्लो करेगा, और यहाँ पे है तो ऐसे सीधा उस तरफ चला जाएगा। तो जो जैसे ही ऑर्बिट से वो हट गया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स फिनिश हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फिनिश हो गया, और वो ऑर्बिट से सीधा कैसे जाएगा, टेंजेंशियली वो फ्लो कर जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये वही वाला क्वेश्चन है कि जब हम एक थ्रेड से स्टोन को टाई करके उसको सर्कल में रिवॉल्व करवाते हैं, और अगर हमारा थ्रेड टूट जाए तो वो जो स्टोन है वो कहाँ पे फ्लाई करेगा, उसके टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट की तरफ ही क्यों, क्योंकि टेंजेंट ही उसकी डायरेक्शन को दिखाता है, स्पीड की डायरेक्शन को, मीन्स वेलोसिटी को शो करता है। तो जिस तरफ टेंजेंट होगा सैटेलाइट या पार्टिकल भी उसी तरफ फ्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किसकी वजह से होता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किसकी वजह से एक्ट करता है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो किसकी वजह से करता है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल दिया, टू स्फीयर ऑफ मास m, एक का मास तो स्फीयर का कितना दे दिया है, स्मॉल m, ठीक है, इतना मास, और दूसरे का मास कितना दे दिया है, कैपिटल M। एक का मास दे दिया, कैपिटल M दे दिया, मीन्स थोड़ा बड़ा होगा। आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम इज F। और इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विद लिक्विड। अब इन मासेस के अराउंड का जो स्पेस है, मतलब इस पूरे स्पेस को हमने एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, या फिर एक लिक्विड में इस दोनों के दोनों मासेस को डाल दिया। डिस्टेंस वही रखिए, जितनी यहाँ पे है एयर में है उतनी ही डिस्टेंस लिक्विड में रहेगी। तो इस टाइम पे हमें ये बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना होगा, अब की बार फोर्स कितना होगा। जब एयर के अंदर फोर्स था F, तो लिक्विड में कितना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी के अंदर हम ये स्टडी कर चुके हैं, क्या कि जो दो मासेस के बीच का फोर्स है वो कभी भी थर्ड बॉडी पे डिपेंड ही नहीं करता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो बॉडीज़ के बीच में कोई थर्ड बॉडी है भी या नहीं भी है, उन दोनों के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स हमेशा लगता रहेगा, ठीक है। तो तीसरी बॉडी, अगर मैं ऐसे भी बोल देती ना कि एक बॉडी यहाँ पर है, एक बॉडी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F।
एक तीसरी बॉडी आ गई यहाँ पे, तो फर्स्ट और सेकंड में अब कितना फोर्स लगेगा, तो अब भी एफ ही लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर कैसी होती है, तो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, मीन्स उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मतलब उनकी डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है और डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स फोर्स भी क्या रहेगा, सेम। तो 7th का हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है 2 particles of equal mass go around a circle of radius r। 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक पार्टिकल ये हो गया और दूसरा पार्टिकल ये हो गया, उनका मासेस तो क्या है, सेम है, और वो सर्कल में रिवॉल्व कर रही हैं, और जो सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस है r। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब इन दोनों मासेस को मैंने यहाँ पर ही क्यों लिया है, ऐसे क्यों नहीं लिया कि एक मास ये रहा और दूसरा ये रहा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रही है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के लिए ये दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो इनके बीच में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे ये हमने इनके बीच की डिस्टेंस ले ली। फिर इन्होंने कहा है द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, तो हमें बताना है कि हर एक पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो, अब सर्कल में रिवॉल्व कर रही हैं, अब हमें पता है कि सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो देता कौन है, कौन प्रोवाइड करेगा सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सेंटर की तरफ mv² बाई आर, रेडियस होगी r, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा g। दोनों पार्टिकल्स का मास है mm, और 2 पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस r और r कितना हो गया, 2r का स्क्वायर, एक m से एक m कैंसर, तो v² बाई r इज इक्वल टू gm डिवाइड बाई 4r², r से r कैंसल। तो स्पीड कितनी आ गई, यहाँ से स्पीड आ गई √gm डिवाइड बाई 4r। तो क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ, बस 4 को इन्होंने √ से बाहर लेके कितना कर दिया, 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजी सा कॉन्सेप्ट है, यही ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जो 7वां क्वेश्चन है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इतनी बार इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सिर्फ ग्रेविटेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी रिपीट हो जाता है। कहीं पे वो मासेस को लेकर होगा, कहीं पे डिस्टेंस को लेकर होगा, कहीं पे फोर्स को लेकर होगा, कहीं पे स्पीड को लेकर होगा, कहीं पे एनर्जी को लेकर होगा। तो स्टेटमेंट पढ़ो, इन्होंने दिया फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मासेस इज एफ। अगर हम 2 ऑब्जेक्ट ले लेते जिनका मासेस इक्वल है, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस होगी आर, मान लो आर दे नहीं रखी है, तो उनके बीच का फोर्स होगा एफ। ठीक है, ठीक है, इफ 25% mass of one object is transferred to the other object then the new force will be। अगर एक का 25% मास दूसरे के अंदर ऐड कर दिया जाए तब कितना फोर्स होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के ना 3-4 मेथड है, तो कोई भी मेथड कर लो। अब या तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मान लो कि इनका मास ही 100 है, ठीक है, तो अगर 100 है तो 25%, क्योंकि अगर
मास कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो हम इसी मेथड से कर लेते, मान लेते 100 100 है तो इसका मास 100 है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा G, मास 100 और इंटू 100 और इनके बीच के डिस्टेंस r², इतना आ जाएगा 10⁻⁴ G/r²। अब सेकंड वाला फोर्स किसके इक्वल होगा G, इसमें से 25% सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बच गया 75 और दूसरे में ऐड कर दिया 25% तो कितना हो गया 125 डिवाइड बाई r²। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया f डैश की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 25 × 75 और ये रह गया G/r²। क्या यहाँ से हम G/r² की वैल्यू निकाल सकते हैं? G/r² इज इक्वल टू f डिवाइड बाई 10⁻⁴। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 125 × 75 G/r² f बाई 10⁻⁴। अब 100 100 कर सकते हैं, कैंसिल करो, जो टर्म कैंसिल हो रही है 25 पे कैंसिल कर दो 4 5 4 3, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 15/16 f। तो जो हमारा ऑप्शन आया, न्यू फोर्स आया, वो किसके इक्वल होगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन के इक्वल। एक तरीका तो इसका ये था करने का। दूसरा तरीका, अगर तुम्हें मास को m ही रखना है तो m ही रखो, G/m² डिवाइड बाई r² और एक बार मास सब्ट्रैक्ट कर दो m माइनस 25%। अब 25% किसका? इनिशियल का सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक में 25% किसका? जितना यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया था इनिशियल मास का ऐड कर दिया। तो यहाँ से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, इजी पड़ेगा, दोनों जगह से इजी पड़ता। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। 1/4 1/4, तो यहाँ से G/m कॉमन, 1 माइनस 1/4 कितना होगा यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 1 प्लस 1/4, m को बाहर ले लो तो m का स्क्वायर, 1 प्लस 1/4 5/4। ठीक है, और r²। अब यहाँ पे फिर से दोबारा कर सकते हो, यहाँ ये वाला फोर्स F है और यहाँ से सिंपल सा कितना आ गया 15/16 और ये फोर्स सिंपल F है। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन इजीली हो गया। तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो हो गया नहीं, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट बोथ इक्वल F। द नेट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा? मतलब इन्होंने बोल रखा है कि एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, और दोनों के दोनों किसके इक्वल है? F के इक्वल है। तो ये बताओ सैटेलाइट पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो नेट फोर्स भी लगेगा F। कितना? F, जितने ये दोनों फोर्सेस है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स ही कन्वर्ट हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो एक तरह से देखा जाए तो फोर्स तो एक ही लग रहा है, वही एक फोर्स दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए उस पर नेट फोर्स, टोटल फोर्स एक ही लग रहा है F। अब वही ग्रेविटेशनल फोर्स है और वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, जस्ट कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन ऑफ वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट इज। जो सैटेलाइट है उसके अंदर हम कितना वेट एक्सपीरियंस करते हैं? तो हम कितना वेट एक्सपीरियंस करते हैं? 0। क्यों? बहुत ही फेमस सा कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो सैटेलाइट का सरफेस होता है वो हमें कोई रिएक्शन नहीं देता है, 0 रिएक्शन एग्जर्ट करता है। मतलब उसके अंदर R की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और R ही क्या होता है? हमारा
वेट होता है, इसीलिए हम उसके अंदर वेटलेस एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। मास m इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स xm एंड एक मास m है, इस मास को हमने डिकम्पोज कर दिया, मीन्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मास तो हो गया xm और दूसरा मास हो गया 1 माइनस, अब xm तो ये हो गया, तो ये कितना होगा 1 माइनस xm। For a given separation, the value of x for which gravitational attraction between the two pieces will be maximum। अब हमें बतानी है डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, मतलब मान लो एक ये हो गया xm और एक ये हो गया 1 माइनस xm, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है हमें। दे क्या रखा है इन्होंने अलग से, इन्होंने बोल रखा है कि इस तरह से जब हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो इन दोनों पार्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, तो सबसे पहले फोर्स देखते हैं कितना होगा। फोर्स इज इक्वल टू जी, मास कितना है xm, दूसरा मास कितना है 1 माइनस xm और डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीच की कोई डिस्टेंस होगी r। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम छोड़ भी सकते हैं, क्यों, जैसे प्रोपोर्शनैलिटी में g भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रह गया xm और 1 माइनस xm। अब फोर्स मैक्सिमम है, ये वर्ड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर भी अगर ये आ जाए ना कोई भी टर्म है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, ये 2 वर्ड आ जाए तो 99.99% क्या होता है वहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, तभी जाके हमारी वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दो, किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के विद रिस्पेक्ट टू सॉल्व करो इसको, आएगा कितना m का स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m का स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 2x। अब अगर फोर्स मैक्सिमम है या फिर फोर्स मिनिमम है, दोनों ही कंडीशन में, तो इसका मतलब उसने एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर ली है, तभी तो वो मैक्सिमम बन गया ना, उसके बाद चेंज होगा नहीं। अगर मिनिमम बन गया तो भी वो चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो मास उस साइड जाके 0, तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 2x और यहाँ से x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट था इस कॉन्सेप्ट को समझना कि कहीं पर भी अगर मैक्सिमम या मिनिमम दिया हो तो वहाँ पे डिस्टेंस कितनी आती है हमारी, मतलब वहाँ पे डेरिवेटिव कर देते हैं और डेरिवेटिव करके उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कैसा होता है। अब हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव बिल्कुल नैरो माइंडेड पर्सन की तरह, जिसके लिए सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करती है, बीच का पाथ डिपेंड ही नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद देयर स्पेसशिप। मतलब जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते नहीं, वहाँ पे अगर वो अपने स्पेसशिप से 2 पर्सन हैं वो बाहर कूद जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, मतलब वहाँ पे जी की वैल्यू तो 0 ही हो गई, ग्रेविटी तो उनको अट्रैक्ट कर नहीं रही है कहीं से भी, तो यहाँ पे ये दोनों पर्सन के साथ क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों,
क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है, वो हमेशा अर्थ और किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, वो दो ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। अब जैसे हमने बोल दिया हम क्लासरूम में बैठे, ठीक है, आराम से बैठे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पे अगर मैं इन दो स्टूडेंट्स की बात करूँ तो ये दोनों स्टूडेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर एक दूसरे की तरफ भाग क्यों नहीं रहे, ऐसे अट्रैक्शन की वजह से नज़दीक क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जो अर्थ है वो इनको बहुत ज़्यादा फोर्स से बाइंड करके रखे हुए हैं और इन दोनों का आपस में जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और अर्थ के साथ इनका फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, इसलिए एक दूसरे की तरफ नहीं जाते। लेकिन जब अर्थ के फोर्स को हम जीरो कर दें, जैसे इस केस में हो रहा है, तो इनके बीच जितना भी थोड़ा बहुत फोर्स है ना, उसकी वजह से ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट से फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है 2 पॉइंट मासेस ए एंड बी हैविंग मासेस इन रेशियो 4:3 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो इन्होंने बोला है दो मासेस हैं, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ए और बी, पॉइंट मासेस, और उनके जो मासेस का रेशियो है 5 एम ए और एम बी का रेशियो है मासेस का, वो कितना दे रखा है इन्होंने 4:3 दे रखा है, ठीक है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है इन्होंने 1 मीटर, ठीक है। व्हेन अनदर पॉइंट मास सी ऑफ मास एम इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, जब हम वहाँ पे कोई भी दूसरा पॉइंट मास ले लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट मास लिया कितने मास का, सी मास का, ठीक है, उसका मास कितना हो गया एम सी, उसको इन दोनों के बीच में प्लेस कर दिया है। The force between A and C is 1/3 the force between B and C। जो फोर्स बिटवीन A एंड C होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/3 ऑफ फोर्स बिटवीन B एंड C। देन डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम A, तो हमें बताना है C की A से डिस्टेंस कितनी होगी। मान लेते ये x है, तो हमें बताना है x कितनी होगी। पूरी डिस्टेंस 1 मीटर है, ये x है, तो ये जो बच गई ये कितनी होगी, 1 माइनस x होगी। अब इसके लिए हम पुट कर देते, सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ए सी। एफ ए सी कैसे निकालेंगे हम, जी एम ए और एम सी का मास एम सी, और इनके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। बी और सी के बीच की कितना फोर्स लग रहा है, जी एम बी एम सी डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे g से तो g कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं एम ए डिवाइड बाई एम बी, और एम सी से एम सी कैंसिल, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 3 एज इट इज। एम ए बाई एम बी का रेशियो कितना दे रखा, 4/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर से ये कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 2। तो x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 के डिवाइड में 1 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, x प्लस 2x को इस साइड ले आओ 2, 3x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से हमारे पास x आ गया
2/3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 2/3, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है इस क्वेश्चन के अंदर? 2/3 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, 2 डाटा दे रखा था और उन्हीं से सिंपल हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के मास का फॉर्मूला पुट किया है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये AMU एग्जाम में 2010 में रिपीटेड है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोल रखा, 3 इक्वल मासेस ऑफ 1 kg ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली जिसकी सारी साइड इक्वल है। यहाँ पे हर एक कॉर्नर के ऊपर कितने मास रखा हुआ? 1 kg का, 1 kg 1 kg। ठीक है, इतने स्टेटमेंट क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है, अब इसका नाम क्या है ट्रायंगल का? PQR, PQR। ठीक है, PQR इस ट्रायंगल का नाम हो गया। एंड ए मास ऑफ 2 kg इज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड O ऑफ द ट्रायंगल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √2 मीटर फ्रॉम ईच ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब इसके सेंट्रोइड पर हमने 2 kg का मास रख दिया है। अब इसकी हर एक कॉर्नर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? √2 मीटर। ठीक है, और जो ट्रायंगल है फ्रॉम ईच वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल द फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द मास m 2 kg इज। अब बताओ कि इस 2 kg पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है? तो निकालते हैं। सबसे पहले अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स है तो इन दोनों फोर्सेस का, अब जैसे यहाँ पे मैं इसको कोई भी नाम ले लेती हूँ O, सेंट्रोइड O, तो फोर्स बिटवीन O एंड Q, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? G, एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 2 kg, तो G m1 m2 डिवाइड बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ से? ट्वाइस ऑफ G डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? G। तो यहाँ से मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल कर लेती हूँ। यहाँ से जो ये फोर्स आया FOQ, ये आ गया G, ये पॉइंट हमारे पास O है। ठीक है, अब देखते इस तरफ वाला फोर्स, ये जो फोर्स है ना ये देख रहे हैं हम, फोर्स बिटवीन O एंड R, G, मास कितना है 1 2 और इसके बीच भी डिस्टेंस √2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा? ये भी आएगा G। ठीक है, इसी तरह FOP, अब जब डिस्टेंस सेम है, मासेस, ये मास और ये मास, ये और ये और ये मासेस सेम है, इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस भी सेम है, तो आंसर भी कितना आएगा? सेम G। ठीक है, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है? देखो 12th के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार रिपीटेड होता है, तो इसमें ध्यान रखना, जब भी एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रही हों, तो फोर्सेस लग रहे हो, कोई भी बहुत सारी डायरेक्शन हो, तो पहले 2 डायरेक्शन का एक निकाल लो रिजल्टेंट। तो सबसे पहले हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, इन दोनों फोर्सेस का। अब हमें ये पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका हर एक एंगल कितना कितना होगा? 60 डिग्री का, तो ये इसका हाफ और हाफ कितना होगा? ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल 30 30 30 30 60, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये कितना बच गया? 120। वैसे भी हमें पता है ये 120 और 120 ही होने वाले थे। ठीक है, फिर भी हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लिया, सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट लगा के 120। अब सबसे पहले हम इन दोनों फोर्सेस की एक डायरेक्शन बना लेते हैं। तो मान लो इनके बीच का टोटल फोर्स हो गया F, जो किसके इक्वल होगा? F, ये वाला फोर्स कौन सा था हमारे पास? FOR, FOR।
तो एफ ओ आर का स्क्वायर एफ ओ जी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एफ ओ आर एफ ओ जी कोस ऑफ 120। ठीक है, कोस 120। अब है इक्वली, वैल्यू भी पुट कर देते हैं साथ की साथ, जी का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी का स्क्वायर कोस 120 किसके इक्वल होगा, -1/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ गया जी। तो मतलब जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना वो इस तरह से होगा और वो होगा जी। अब देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं यहाँ बना दूँ, तो एक फोर्स तो नीचे लगे, इन दोनों का रिजल्टेंट एक ही होगा जी, और एक फोर्स ऊपर लग रहा है जी। अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स ऑन 2 kg, यहाँ पे कौन सा मास रखा हुआ है 2 kg, कितना होगा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0 फोर्स लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना।